नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में पुलिस की जांच लगातार गहराती जा रही है। आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन के गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। जांच का फोकस सिर्फ आरोपी डॉक्टर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके पिता सलीमुद्दीन की भूमिका भी पुलिस के रडार पर आ चुकी है, जिस पर कई राज्यों में धर्मांतरण की साजिश रचने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस जांच के साथ साथ अब एक संगठित नेटवर्क की परतें खुलने लगी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर रमीज से रिमांड के दौरान मोबाइल फोन, दस्तावेज और डिजिटल सबूतों के आधार पर गहन पूछताछ की जा रही है और अभी तक की जांच में इस सामने आया है कि उसका पिता सलीमुद्दीन लंबे समय से धर्मांतरण की गतिविधियों में सक्रिय रहा है। पुलिस का दावा है कि उसने जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उनका धर्मांतरण कर निकाह कराया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सलीमुद्दीन ने 4 अलग अलग राज्यों में निकाह किए। ये सलीमुद्दीन रमीज का पिता, जिसकी बात हम कर रहे हैं, अब उससे भी तार जुड़ रहे हैं। उसकी चारों पत्नियां हिंदू थीं, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उनको मुस्लिम बनने पर मजबूर किया गया। आरोप है कि सलीमुद्दीन ने अपने बेटे डॉक्टर रमीज को भी इस नेटवर्क के लिए प्रेरित किया और धर्मांतरण से जुड़े टारगेट दिए। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग और शामिल हैं और इसकी फंडिंग और संचालन कैसे किया जा रहा था। पुलिस ने 7 जनवरी को लखनऊ, पीलीभीत और खटीमा के सलीमुद्दीन के ठिकानों पर कुर्की का नोटिस चिपकाया था। 23 दिसंबर 2025 को यह मामला तब सामने आया जब केजीएमयू में एमडी पैथोलॉजी की एक छात्रा ने चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके सीनियर डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और इतना ही नहीं, गर्भपात कराया और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। इसके बाद पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को ठाकुरगंज से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस कथित संगठित गिरोह से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। पुलिस अब सलीमुद्दीन को इस पूरे मामले की अहम कड़ी मानते हुए हर पहलू से जांच कर रही है। रमीजुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद अब और ये नेटवर्क बढ़ रहा है और इसके तार दिल्ली के धमाके से भी जुड़ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से भी रमीज के तार जुड़ रहे हैं। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से उसे फंडिंग हो रही थी। 18 दिनों की फरारी के बाद खुलासा ये हो रहा है कि इस दौरान लाखों रुपए उसके अकाउंट में अलग अलग लोगों द्वारा पहुंचे। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के करीबियों ने भी उसे फंडिंग की है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 18 दिनों की फरारी के दौरान रमीज किन किन लोगों से मिला, कौन उसकी मदद कर रहा था। अपनी मदद के लिए बड़े बड़े वकीलों की फौज भी खड़ी कर रखी है और इस बीच केजीएमयू पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या केजीएमयू के भी कुछ लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं। यूपी महिला आयोग और केजीएमयू प्रशासन आमने सामने है। महिला आयोग की तरफ से अपर्णा यादव ने इस पूरे मामले से जुड़े लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सवाल यह भी है कि क्या रमीज की गतिविधियों की जानकारी केजीएमयू प्रशासन को नहीं थी, और ये जो सवाल है इसी को लेकर आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस पर चर्चा तो बहुत हुई है कि धर्मांतरण को लेकर जो केजीएमयू का मामला सामने आया, इसके तार दिल्ली ब्लास्ट से भी जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही इसके तार जो है वो छांगुर से भी जुड़ रहे हैं और वो पूरा एक नेटवर्क है जिसकी कड़ी आगे बढ़ती जा रही है और उसमें केजीएमयू से डॉक्टर रमीज का नाम सामने आया और एक और उसके साथी का भी नाम सामने आ रहा है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है, जाहिद हसन की। और यह भी है कि रमीज ने पहले एक शादी की थी, उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद फिर अपने एक और जूनियर डॉक्टर के साथ उसका प्रेम संबंध शुरू हुआ और फिर उस पर जब दबाव डाला और फिर उसने जब मामला थाने में दर्ज कराया, तब ये पूरा का पूरा जो केजीएमयू में धर्मांतरण का ये पूरा मामला जो था डॉक्टर रमीज से जुड़ा हुआ वो सामने आया और फिर रमीज फरार हुआ। फरारी के बाद इस जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक लखनऊ से वो बरेली गया, सहारनपुर गया, दिल्ली गया और फिर वो लखनऊ आया था इस पूरे मामले में जमानत लेने के लिए। लेकिन इसी बीच पुलिस ने अपने पूरे जाल को बिछाया था और पुलिस को जानकारी मिली, फिर उसने गिरफ्तार किया और अब जो पूछताछ हुई उस पूछताछ में सामने आया कि फंडिंग हो रही थी। फंडिंग करने वाले कौन थे?
फंडिंग करने वाला जो सबसे बड़ा था वो पीएफआई था, जो कि बैंड है। अब सवाल ये है कि फंडिंग पीएफआई से कैसे हो रहा था, जिस पर पहले से ही बैन हो लगा हुआ है, वो इस साजिश में शामिल है। तो सिस्टम पर भी सवाल उठ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि अभी तक तो ये माना जा रहा था कि धर्मांतरण उन लोगों से कराया जाता था जो लोग अनपढ़ हैं, उन लोगों को धर्म का आड़ लेकर उनको इससे प्रेरित किया जाता था और उनका धर्मांतरण कराया जाता था। अब लेकिन ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नौकरी कर रहे हैं, और वो इसमें शामिल हो रहे हैं, ब्लास्ट में या फिर इस धर्मांतरण के रैकेट में, उनके नेटवर्क में। तो ये एक चिंता की बात है। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे को लेकर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये चिंता की बात है, और ये चिंता इसलिए कि समाज में ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल है डॉक्टर रोहित सक्सेना, भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। अरशद रजा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अरशद साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर जीनत अंसारी, समाज सेविका हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रोहित जी आपसे ही, क्योंकि बात व्यवस्था की हो रही है। क्या धर्मांतरण का ये जो नेटवर्क सामने आ रहा है, छांगुर से शुरू हुआ और केजीएमयू और रमीज तक पहुंच चुका है, ये संगठित साजिश है, आप इसको मानते हैं? क्या आप इसको एनालाइज कर रहे हैं, किस तरह से ये नेटवर्क आगे बढ़ता जा रहा है? हाँ जी, हर हर महादेव, वंदे मातरम। देखिए, मुझे लगता है चर्चा से ज्यादा चिंतन का विषय है। जैसा आपने इंट्रो में कहा, हम लोग भी पहले ये कहते थे क्योंकि शिक्षा का अभाव है इस कौम में, शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम रहा है, तो हो सकता है अशिक्षा की वजह से ये लड़के उस तरफ मोल्ड होकर के इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ा शॉकिंग विषय है कि अब बाकायदा एमबीबीएस मतलब पढ़ी लिखी कौम इस ओर जा रही है। क्या अब ये एक नया हथियार बनाया गया? क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोग इस चीज को लेकर सजग हो रहे थे कि भाई अगर शिक्षा का वो है या इस तरह के लड़के आपको मिलते हैं तो इनसे बेटियों से कहा गया दूर रहें। तो मुझे ऐसा लगता है क्या ये एक नया पैटर्न डिसाइड किया गया है कि बाकायदा शिक्षित वॉइस डुअल हो रही है। मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है? हाँ, आ रही है रोहित जी। जरा देखिएगा, इको हो रहा है रोहित जी का। हाँ रोहित जी। जी, मेरा यही कहना है कि क्या एक ये नया ट्रेंड डिसाइड किया जा रहा है जिसमें पढ़े लिखे लड़कों से कहा जा रहा है लड़कियों को टारगेट करने के लिए? क्योंकि देखिए, जहां तक रही बात फंडिंग की, आपको याद होगा आपकी डिबेट में मैंने बाकायदा पूरे मदरसों का डेटा रखा था, जिसमें ऐसा सामने आया था कि 219 मदरसों का तो अता पता ही नहीं केवल कागज पे है, जिसमें से करीब 37 मदरसे सरकारी ग्रांट ले रहे थे और 80 से ऊपर मदरसे से जिन्होंने 100 करोड़ रुपए विदेश से लिया था। क्या देखिए, मैंने जैसे बताया कि अब ये चर्चा का विषय नहीं बचा है, अब ये चिंतन का विषय बचा है कि पढ़ा लिखा के भी ये युवकों को किस ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, जैसा मैंने कल के डेटा में आपको बताया, 59.1% था 14 से पहले इनका शिक्षा दर, मुस्लिम की अगर मैं बात करूं, जो कि 25 के बाद 79.5 आया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद इस शिक्षा का जो दर में बढ़ोतरी हुई इन 10 सालों में 20% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, इसका एक सकारात्मक परिणाम आएगा। बस ये चीजें देख करके लगता है कि कहीं शायद एजेंडे में बदलाव है, टारगेट में बदलाव है, तरीके में बदलाव है। और मैं ये भी कहूंगा कि इन डॉक्टर्स का, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी रहे हों या इस तरह के जो भी मानसिकता के डॉक्टर हैं, इनके पेशेंट्स का भी सर्वाइवल रेट सरकार को चेक करना चाहिए। मैंने बाकायदा इसके लिए पत्र लिखा है, क्योंकि जिसकी मानसिकता दूषित है वो किसी भी हद तक गिर सकता है, उसकी गिरने की कोई सीमा नहीं होती। और यदि ऐसा है तो मुझे लगता है फिर ये बहुत बहुत डॉक्टर अरशद रजा कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी और लाइन से ऊपर उठकर और राजनीति से अलग हटकर इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी कि एक कौम
इसमें शामिल हो रहा है और उसकी वजह से ऐसे कुछ सोच वाले लोग हैं जिसकी वजह से वो जिल्लत आप लोगों को भी झेलनी पड़ती है, या जिस कौम में भी जो है, हिंदू में अगर ऐसा आदमी है तो उसको उससे भी जिल्लत झेलनी पड़ेगी या पड़ती होगी। तो ये सवाल है, इसीलिए क्या ये चिंता का विषय नहीं है जिसकी तरफ जिसको लेकर रोहित जी भी कह रहे हैं कि ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, नेटवर्क जो है वो उसको कौन संचालित कर रहा है। आनंद जी, सबसे पहले आपको, पूरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, सलाम, जय भीम, जोहार और नमो बुद्धाय। आप एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। केजीएमयू एक ऐसा संस्थान जो हमें लगता है कि सबसे उच्च स्तर बेहतरीन क्वालिटी के पढ़े लिखे लोग वहां पर मौजूद हैं। मैंने जहां तक केजीएमयू प्रशासन और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष जी का जो बयान सुना है, उन बयानों पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं सूत्रों के हवाले से जो भी खबर मिला है मैं उस पर बात करना नहीं चाहता हूं। ये जांच का विषय है, सरकार एसटीएफ के हाथों में इस मामले को सौंप चुकी है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और जब तक जांच पूरी करके पूरा रिपोर्ट सामने नहीं आ जाता, मैं इस पर कुछ भी कहने से अपने आप को भी बचाऊंगा और मैं सबको ये सलाह दूंगा कि सभी लोग, जब तक जांच की पूरी रिपोर्ट हम सबके सामने नहीं आ जाती है, किसी को भी कटघरे में खड़ा कर देना हमें, आपको या किसी को भी ये न्यायोचित नहीं हो सकता है। हाँ, डॉक्टर रमीज अगर इसमें शामिल हैं, जिन पर यह आरोप लगा है और उन्होंने ये खेल गंदी खेला है, किसी महिला सम्मानित किसी भी महिला का, मेरे बहनों का अगर शोषण किया है मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है, ये हमारी डिमांड है। लेकिन पूरी निष्पक्षता से इसकी जांच कर रही है एसटीएफ। एसटीएफ के हाथों में यह मामला है, जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या मामला है केजीएमयू का, यह हम सबके सामने जब तक नहीं आ जाता, क्योंकि आरोप डॉक्टर रमीज पर लग चुके हैं। डॉक्टर रमीज उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के हाथों में है, जांच चल रही है और अगर उन पर दोषी पाए जाते हैं, जैसा कि आरोप है, तो ये बड़ी गंभीर आरोप है और वाकई ये सोचनीय और चिंतनीय है। जैसा कि आप ये कह रहे हैं, आरोप अगर लगा है तो आरोप के पीछे तो रीजन तो है ना, उस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्या उस पर चिंता नहीं जतानी चाहिए। आरोप लगा, जो दिल्ली ब्लास्ट में जो मामले सामने आए उसमें वो पूरा नेटवर्क सामने आया, उसमें भी लोग पढ़े लिखे डॉक्टर शामिल हुए, उसके तार इससे जुड़ रहे हैं, उसके रमीज के फादर को के बारे में भी सामने आई चीजें सामने आ गई हैं और इन लोगों ने पूछताछ में ही जो बताया है उसी के आधार पर ये बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, आनंद विजय सिंह जी, मैं अभी आपके ही इंडिया वॉइस पर जो भी रिपोर्ट देख रहा था उसके आगे सूत्र लिखा था। मैं केजीएमयू प्रशासन और उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष के बयान के आधार पर नहीं, सूत्र उस पर दिखा था जिसमें लिखा था कि फंडिंग के लिए, बाकी पर सूत्र नहीं लिखा था। सूत्र यही है कि उसको फंडिंग कहां से हुई इसके बारे में, बाकी चीजें तो जो है वो बता रहा है और वही सामने आया। मैं आपके सारी बातों से सहमत हूं और मैं ये कह रहा हूं, ये हमारी मांग है कि किसी भी बहन के साथ अगर किसी ने ऐसा किया है, घृणित कार्य किया है, मानसिक और शारीरिक तौर पर उनका शोषण किया है, तो उन्हें गंभीर से गंभीर सजा, सख्त से सख्त कार्रवाई। ठीक है, डॉक्टर जीनत अंसारी भी हमारे साथ जुड़ी हुई समाज सेविका हैं और ये समाज के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। ये क्या हो रहा है, जैसा कि हमने कहा अपने इंट्रो में कि अशिक्षित लोगों को बरगलाना बहुत आसान होता है और वो बरगलाया जाता रहा पहले किसी के भी द्वारा, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब तो जो नाम सामने आ रहा है उसमें वो लोग हैं जो कि पढ़े लिखे इज्जतदार लोग, समाज में अपनी एक पहचान रखने वाले लोग, और उन लोग के नाम सामने आ रहे हैं और इस तरह के घृणित कार्यों से वो जुड़ रहे हैं और वो नेटवर्क बनता जा रहा है। किस तरफ जा रहा है ये समाज, डॉक्टर जीनत? देखिए, सभी मैं दर्शकों की तरफ से मैं सबको वंदे मातरम बोलना चाहती हूँ। और ये मैं तो आज ये सब बातें सुनने के बाद एक मुसलमान होने के नाते मैं बिल्कुल निशब्द हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वाकई कि मुसलमान का जो एक धर्म है वो तो हमारा जो है वो बहन बेटियों की इज्जत करना सिखाया गया है
और किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करवाना वो तो बहुत ही गलत है। जैसे कि आपने पहले ये कहा है कि ये जो अनपढ़ लोग थे, जो लोग वो गलत काम कर रहे हैं, तो एक बात समझने की भी होती है। अगर पढ़े लिखे डॉक्टर होने के बाद उन लोगों को डॉक्टरी में की पढ़ाई में क्या यही सिखाया जा रहा है कि या फिर इस तरह से कि तुम दूसरों की किसी भी बहन बेटी को मानसिक तौर पे उसको बरगला करके उसकी भावनाओं से खेल करके उसकी शरीर से खेल के फिर आप उसको ऐसे छोड़ दें, उसे मुसलमान बनाए, ये कहाँ का इंसाफ है? आखिरकार ये कब तक? अब ऐसे जब ऐसा मसला आता है तो मैं उन मौलानाओं से भी पूछना चाहती हूँ कि वो मौलाना अब चुप्पी साध के क्यों बैठ जाते हैं? जो बहन बेटियों को जब हक के लिए अगर सरकार कोई कानून बना के बैठ जाती है, 3 तलाक हो, चाहे वो पर्दे को लेकर को, नकाब को लेकर के हो, जब वो सब लोग बोलने पड़ते हैं और अपने हक की बात करने लगते हैं, तो जो मेरी हिंदू बहन है वो भी तो मेरी बहन है। मेरे समाज ने, मेरे इस्लाम ने तो ये सिखाया है कि अब सबकी जो बहन बेटियां हैं वो अपनी बहन बेटियां हैं। तो आखिरकार ये बोलते क्यों नहीं है? आखिर ये फंडिंग हो रही है तो इसके अंदर जो शासन प्रशासन है उनको भी मैं इस कटघरे में खड़ा करना चाहती हूँ कि अगर ये फंडिंग होती है ऐसी लोगों के लिए तो उन पर नकेल क्यों नहीं कसते हैं? ये बहुत ही भारी चिंतन का विषय है इस तरह से जो ये सब कुछ हो रहा है। और ये इस मतलब के पढ़े लिखे आदमी कर रहे हैं, डॉक्टर। आखिरकार कोई इसका मतलब तो ये होगा कि मुस्लिम जो महिला है, खासकर मेरी जैसी जो पढ़ी लिखी महिला है, तो ऐसे तो डॉक्टर के पास तो मैं भी जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, ना अपनी बहन बेटी को भेजना पसंद करूंगी जिसकी मानसिकता और दूसरों के लिए ऐसी है। तो वो सभी के लिए उसके लिए गलत हो सकती है। जब वो अगर मान लो भेदभाव कर रहा है, हिंदू मुसलमान में भेदभाव कर रहा है, तो मेरे भारत का नागरिक नहीं हो सकता, वो मेरे भारत का इंसान नहीं हो सकता है। उसके लिए माफी की तो कोई होनी नहीं चाहिए, कोई उसके लिए सजा ये ऐसी भावना कठोर आ होनी कहां से चाहिए। रही है डॉक्टर जीनत? अब यही सबसे ज्यादा चिंतन का विषय है कि ये आखिरकार ये आ कहां से रहा है, कौन इनके पीछे खड़ा हुआ है? इनके पीछे जितने भी मैं समझाना चाहूंगी कि जैसा मौलाना है, अगर अभी आप रमीज की बात करते हैं तो भी अगर उनकी बात में होने लगे तभी मौलाना उनके सबके लिए सब खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए। अगर वो गलत कर रहे हैं तो एकजुट होकर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं सब लोग? ऐसे में आपके वैसे भी है, वो भी नहीं इस चीज में बोलेंगे। अगर वैसे भी कुछ अगर कोई गलत हो जाता है तो सबके एकदम पेट में दर्द होने लगता है, सब गलत करने लगता है। अगर मेरी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है जो कि हमारे मुस्लिम मजहब में नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार ये पता लगाना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं वो इस तरीके से। और सबसे ज्यादा जो चिंतन का विषय वो यही है कि जो पढ़े लिखे डॉक्टर है, अगर वो ऐसा काम करेंगे तो वो बड़े लॉजिकली काम करेंगे। देखिए, एक जो अनपढ़ आदमी होता है उसको तो ये कहना कि अनपढ़ है, उसके तो खिलाफ कार्रवाई कुछ भी कर सकते हैं। पर पढ़ा लिखा दिमाग, जिसका दिमाग ब्रॉड हो चुका है, जो पढ़ लिख चुका है, उसके लिए तो अगर ऐसा हम सोचे तो मेरी तो रूह कांप जाती है सुनने के बाद कि मैंने पढ़ा लिखा अगर ऐसे गलत काम कर रहे हैं तो जो उनकी कलीग्स हैं वो तो उनकी अपनी बहन की तरह होती हैं। माँ बाप जो होते हैं एक यकीन से भेजते हैं, एक विश्वास के साथ में भेजते हैं कि हम अपनी बेटी को भेज रहे हैं डॉक्टर बनाने के लिए, वो समाज की सेवा करेगी। तो क्या ये रमीज जैसे लोग हैं, ये जो है, तो ये झुंझुनू बाबा जैसे लोग हैं, तो क्या ये ऐसे सेवा करेंगे समाज के, मेरे भारत को ऐसे उसमें लेके जाएंगे? बिल्कुल। और इससे जिस संस्थान से वो जुड़े होते हैं उस संस्थान को लेकर भी सवाल उठने लगते हैं, उस संस्थान पर भी उसका असर पड़ता है। केजीएमयू जैसा इंस्टीट्यूशन जहां पर लोग मेडिकल में चाहते हैं कि उनका एडमिशन वहां पर हो, वहां से वो पढ़ें और वहीं पर पढ़कर वहां पर वो नौकरी करें, उस कॉलेज हॉस्पिटल में वहां पढ़ाएं और वहां पर नौकरी करें, तो अब कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, उसका नेगेटिव असर तो पड़ेगा ही। इस तरह के लोग वहां पर हैं क्योंकि बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही चीज तो अरशद रजा से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आरोप है अरशद रजा और उस आरोप की जांच हो रही है। आते हैं रोहित जी आपके पास। आरोप है, बताना चाहती हूँ कि मैंने बचपन से रामायण पढ़ी है। मेरी बहन ने रामायण की श्लोक में बाकायदा पढ़ा गया है, उन्होंने सब कुछ किया है। पर किसी भाई ने, कभी किसी बहन ने, मेरे हिंदू दोस्त होते कभी किसी ने ये प्रश्न नहीं किया कि तुम हिंदू समाज में आ जाओ, आज ही बहुत ऐसे काम करती। तो आखिरकार ये मुसलमान को कौन ऐसी ताकत है जो उनको ताकत दे रहा है कि आप ऐसा गलत काम करो? तो उनके विरोध तो मुसलमानों को एकजुट होकर के हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। वही चीज अरशद रजा, राजनीति अपनी जगह पर होती रहेगी, लेकिन राजनीति तो तब होगी जब हमारा समाज रहेगा, जब हमारा समाज एक दूसरे की इज्जत करेगा, तब तो राजनीति होगी। अब इस तरह की स्थितियां जब पैदा होंगी तो जाहिर सी बात है कि राजनीति करने वालों पर भी सवाल उठेंगे।
बिल्कुल। अरशद जी। बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर रमीज, इसमें एसटीएफ के पास सारा मामला है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन इसके पीछे मेरा एक दो और सवाल है। सवाल ये है कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष बिना किसी सूचना के केजीएमयू पहुंचती है और वहां पर प्रशासन, केजीएमयू प्रशासन के साथ, उनके लोगों के साथ वहां इन दोनों की भिड़ंत होती है, जैसा कि ऐसा खबर चल रहा है। वहां पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष प्रेस वार्ता करती है। अब केजीएमयू प्रशासन हड़ताल पर उतारू है, उन पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहा है। वह ऐसा केजीएमयू प्रशासन कह रहा है कि वहां तोड़फोड़ हुई है, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये न्यूज भी, इस पर भी हमें अपनी बातों को, हम सबको, जो पैनल बैठा है, इस पर भी विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। डॉक्टर रमीज तो गिरफ्तार हो चुके हैं, उन पर जो आरोप लगे हैं वो गिरफ्तार हो गया है। जो भी कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एसटीएफ के पास तो ये मामला है। लेकिन जो लोग वहां पहुंच करके केजीएमयू तो ये माना जाए कि आप अपने हिसाब से दोनों मामलों में से एक को उठा रहे हैं, दूसरे का बचाव कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा हूं मैं कहा हूं कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं। किसी भी महिला के साथ किसी को हक नहीं है कि उसका शारीरिक और मानसिक तौर पर उनका शोषण करे। ये किसी को हक नहीं मिला। ऐसा हो रहा है ना, ये तो मान रहे हैं ना कि ऐसा हो रहा है, ये तो मान रहे हैं ना कि ऐसा हो रहा है। सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, सनातन धर्म प्रचारक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आचार्य जी आपके पास आते हैं, लेकिन जब हम चर्चा कर रहे थे उस दौर में रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित जी, जरा आप बताइए, चिंता है, चिंता की बात हो रही है, चिंता की जा रही है, लेकिन पहले दोष सिद्ध हो फिर चर्चा करें। अरशद साहब कह रहे हैं, जीनत मैम कह रही हैं कि ये तो गलत है और ये तो शर्मिंदगी होती है इस तरह की, जब हम लोग बात कर रहे हैं और जब समाज में ऐसे लोग आ रहे हैं, तब दोनों पक्ष आ रहा है। देखिए, मैं डॉक्टर जीनत की बात करूं तो उन्होंने बहुत सही बात कही कि जो मौलवी हैं, ये कुरान का जो सही तर्जुमा है वो बच्चों को नहीं बता रहे हैं, वो अपने फायदे देख रहे हैं। अगर वो सच में कुरान और हदीस की बात बच्चों से करें तो इस्लाम में बेटियों को अल्लाह के नेमत माना गया है। अगर हम सूरा 81-89 की बात करें, 17-31 की बात करें, तो इन दोनों में ही इनफैक्ट हदीस में भी हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने इनके फरमाया है कि बेटियां जन्नत का रास्ता बनेंगी। ये बाकायदा उन्होंने फरमाया। बात बिल्कुल वही है कि ये जो मुल्ला मौलवी हैं, ये कुरान का सही तर्जुमा बच्चों को बता नहीं रहे हैं और उनको इस ओर जाने के लिए, देखिए, जब जैसे मान लीजिए हमारे भी धर्म गुरु हैं, यदि हम कुछ काम करें जिससे समाज को नुकसान हो और अगर वो आकर के बोलें कि नहीं ये जो आप कर रहे हैं ये धर्म के खिलाफ है, तो बहुत ऑब्वियस है, जो आदमी धर्म की राह में बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो, वो रुकेगा। यदि मौलवी आके बताए नहीं जो आप कर रहे हैं शिर्क है, ये कुरान में है नहीं, ये हदीस में है नहीं, तो बट ऑब्वियस जिनको ये गुमराह किया जा रहा है कि ये करने से तुम्हें जन्नत अता फरमाएगी, तुम्हें वहां जन्नत में हूरें मिलेंगी, जब उनको ये बता दिया जाएगा, मैं डॉक्टर जीनत की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो जो धर्म गुरु जिनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं निभा रहे हैं। वो बच्चों को इस तरह की ओर बढ़ने से नहीं रोक रहे हैं। और एक व्यक्ति इस तरह से, और मैं तारीफ करूंगा जीनत जी की कि कम से कम उन्होंने आकर के सही बात रखी, सही मुद्दा रखा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये चर्चा का विषय नहीं, राजनीति का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है। क्या सच में वो लोग जिन्होंने एक जिहाद नाम का शब्द की शुरुआत करी, जिहाद नाम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने तौर तरीके बदले हैं? शिक्षा को अब माध्यम बना रहे हैं, शिक्षित मुसलमानों को माध्यम बना रहे हैं। और ये बात देखिए बिल्कुल बिल्कुल सच है। यदि इस ओर समाज बढ़ेगा, मैंने देखिए कई जगह आपको इस बात की खुशी जताई कि आज जो है कम से कम मुस्लिम लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं वो खुशी को खत्म करके चिंतन की ओर ले जाती हैं कि क्या ये लिटरेसी रेट इसलिए बढ़ रहा है कि उनको इस तरह के टारगेट करने को कहा जा रहा है। और मैं कहूंगा, देखिए, धर्म के, अगर आप धर्म की बात करें तो ये उन धर्म के मानने वालों का बिल्कुल दायित्व बनता है कि अधर्म करने से रोकें, और अगर नहीं रोकेंगे
तो फिर मुझे लगता है आप अपने समाज को गलत दिशा में पहले भी ले जा रहे थे, अब और आग में झोंक रहे हैं, जिससे इसका दूरगामी परिणाम बहुत खराब होगा। क्यों? देखिए समझिए, आज जब इन पर कार्रवाई होगी तो राजनीतिक जितने लोग हैं, मैं बिल्कुल राजनीति से हट के बात कर रहा हूं और मुझे लगता है इतनी देर की बात में आपको समझ में आएगा, मैं राजनीति से प्रेरित बात नहीं कर रहा हूं। ये जो इस चीज की राजनीति करने वाले लोग हैं, इस पे रोटियां सेकने आएंगे, कोई उनका समर्थन करेगा, कोई कोई आरोप, कोई इधर उधर, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता इधर उधर की बातें कर रहे थे, वो राजनीति की बात करने लग जाएंगे। और ये आनंद भाई राजनीति का विषय नहीं है। राजनेता ये भी है, राजनेता हम भी हैं, हम लोग राजनीति करने आए हैं। राजनीति के बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ये राजनीति का मुद्दा नहीं। पहले आरोप लग चुका है, ठीक, बच्ची ने आरोप लिखित में दिया है, ऐसा नहीं है कि कोई हवाई दिया है उसने आरोप, और वो ऑलरेडी मैरिड है। ये भी आप सोचिए कितना कितना पीड़ा का विषय होता था एक ब्याहता औरत के लिए। जैसे मुझे लगता है जीनत बहन मेरी बात से बिल्कुल सहमत होगी, 3 तलाक के पैरामीटर्स होते हैं और उसके एक प्रॉपर इंटरवल्स होते हैं, जिसमें कम से कम 2 गवाहों की जरूरत होती है। एक साथ में 3 तलाक दे देना कुरान में भी जायज नहीं है, लेकिन कौन मौलवी आया इसको रोकने? किसने इस बात की मुखालफत करी कि नहीं ये धर्म के विपरीत है? क्योंकि उनको तो हलाला की पड़ी थी, उनको धर्म की तो पड़ी नहीं थी। उसके सेट पैरामीटर हैं आनंद जी, क्योंकि अगर आप इस्लाम के बारे में जानेंगे, कुरान के, क्योंकि मैं मुस्लिमों का नेता हूं इसलिए मैं थोड़ा बारीकी से जानता हूं, उसके सेट पैरामीटर, आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में सामना करने को मिल रहा है। आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी सनातन धर्म प्रचारक हैं। और आचार्य जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा वो तो मामला एक है, मामला आया, मामले की जांच हो रही है, गिरफ्तारियां हुई, उसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, नेटवर्क को खंगालने से कौन कौन लोग सामने आ रहे हैं, ये सारी बातें आ रही हैं पुलिस जांच में। लेकिन एक सवाल चिंता को लेकर हम लोग कर रहे हैं कि देश में एक चिंता की भावना भी बढ़ रही है, इस तरह से असुरक्षा की भावना भी बढ़ रही है, और एक दूसरे पर शक की निगाहों से देखने की भी अब एक तरह से कहें तो शुरुआत हो गई है। तो अब ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये समाज को या अपने संप्रदाय को कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है? देखिए, बड़ा दुखद बात है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, उसमें डॉक्टर्स लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब लोग पढ़ते हैं, विद्वान होते हैं, तो 1000, 10,000, 50,000 लोगों को शिक्षा देते हैं, उन लोगों को जागृत करते हैं। धर्मांतरण की बात नहीं करते, लोगों की सेवा की भावना देते हैं। और मुस्लिम समाज में क्या है? मुस्लिम समाज में जब बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग, तो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और फिर आतंकवादी बनेंगे। फिर आप देखिए, ओसामा बिन लादेन जो है इंजीनियर था और वह कितना बड़ा आतंकवादी बना। तो यह दुखद बात है कि भारत में ऐसे डॉक्टर रमीज मलिक जैसे लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, ऐसे लोगों के फन कुचलने की जरूरत है। ऐसे लोग जो धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होकर के, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी भी हो तो कम हो, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को कन्वे करके उसको धर्मांतरण कराते हैं और इसके बाद उसके साथ उत्पीड़न करते हैं, यह बहुत ही दुखद है। और भारत में मुस्लिम समाज के द्वारा जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, यह बहुत दुखदाई है और इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और इसमें जितने भी लोग हैं, उन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा, जैसे कांग्रेस की सरकार जब से आजाद हुआ भारत, तो उस समय से ही शुरुआत हो गया था क्रिश्चियनिटी का, और क्रिश्चियनिटी का धर्मांतरण आप देखिए कैसे पूरे देश के जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर धर्मांतरण हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में जो क्रिसमस हो रहा था, उस क्रिसमस के अवसर पर देख रहे हैं कि सिख सरदार भाई लोग पगड़ी धारण करके और क्रिसमस मना रहे हैं। वह लोग धर्मांतरण, धर्म को बदल दिए हैं। तो यह अपने आप में बहुत ही दुखदाई है। और जो मौलाना, जो मौलवी धर्मांतरण करते हुए पकड़ा जाता है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो दुखदाई है ना कि कुछ लोग धर्मांतरण करा रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर बन करके, कुछ लोग बम फोड़ रहे हैं, कुछ लोग आतंकी गतिविधि में शामिल है। इन सब लोगों ने पूरे देश को एक बहुत बड़ा सदमे में डाल दिया है।
आखिर विश्वास करे तो करे किस पर? कहीं कहीं डॉक्टर हैं जो टारगेट करके हिंदू लोगों के ऊपर उनको गलत तरीके से इलाज कर रहे हैं, कहीं कहीं जहर तक दे रहे हैं लोग। आप देखिए भारत में जिस तरह से हिंदू माताओं के साथ हो रहा है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बिना ऑपरेशन के बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। और मुस्लिम समाज की किसी भी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मुस्लिम समाज की महिलाएं जा रही हैं और नॉर्मल बच्चा पैदा कर रही हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं। जबकि एक टारगेट करके डॉक्टरों के द्वारा पूरी यूनिटी करके डॉक्टरों ने जिस तरह से हिंदू माताओं के ऊपर जिस तरह से एक तरह आघात किया है कि उनके बच्चे 1 से 2 नहीं हो ठीक है। और 2 हो तो तीसरा नहीं हो, ऑपरेशन करके इतना घायल कर देते हैं लोग कि स्थिति खराब है। तो जाए तो आदमी कहाँ जाए? कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बिल्कुल, ये कोई चिंता वकील है और इसका ये सब क्या जवाब हो हम गया लेंगे इस देश अशरफ में? रजा साहब से मुस्लिम भी और जीनत मैम से भी इसके बारे में हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या धर्मांतरण संगठित साजिश है? आज चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रोहित सक्सेना, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अशरफ रजा, कांग्रेस पार्टी के नेता, डॉक्टर जीनत अंसारी, समाज सेविका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आचार्य शैलेश तिवारी जी, सनातन धर्म प्रचारक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद रजा, आपसे ही चिंता सबको है, आपको भी है चिंता, लेकिन सवाल यह है ना कि इस तरह की सोच कहां से उत्पन्न हो रही है? समाज में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और कई खुलासे भी हुए, कई सबूत भी आए। कहीं ना कहीं से इस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये तो मानेंगे। वो कहां से आ रही है भावना? कौन बढ़ा रहा है इस सोच को? आनंद विजय जी, ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार हम आचार्य शैलेश तिवारी जी से उम्मीद करते थे उसके विपरीत तो बातें कर रहे हैं। हर समाज, हर जाति, हर संप्रदाय में, हर धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गलतियों से उनके पूरे समाज को आप कटघरे में ला करके खड़ा नहीं कर सकते। आप जज नहीं है जो आप बैठ करके ये फैसला सुना दें कि पूरा मुस्लिम तबका इस गुनाहों में लिप्त है या इसी कार्यों को अंजाम देता है। जांच हो जाने दीजिए आचार्य जी। जांच के बाद दोषी पाए जाते हैं तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। क्या उन पर भी आपको भरोसा नहीं है? हमको तो भरोसा है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, हमको भरोसा है एसटीएफ पर कि जांच करेगी और जरूर दोषियों को बाहर निकाल के लाएगी और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा भी देगी। ये मेरा भरोसा है, वो विश्वास है। लेकिन आप किसी एक की गलती पर, जिस पर यह आरोप लगा है, पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में ला करके खड़ा नहीं कर सकते। क्या आप भूल जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान को? आप कह रहे हैं कि पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद मुसलमान आतंकवादी बनता है, आपने ऐसा आरोप लगाया। क्या आप भूल सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान को इस देश के लिए? उन्होंने तो इस देश को मिसाइल दिया, उन्होंने तो इस देश को परमाणु बम दिया, उन्होंने इस देश को अन्य देशों के मुकाबले इस मजबूत स्थिति में खड़ा किया कि आज भी हमसे थर्राते हैं, हमसे कांपते हैं अन्य देश। लेकिन आपने पूरे मुस्लिम समाज को ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया। हमें बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि आप जैसे आचार्य जी के मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं। दूसरी बात, आपने महिलाओं पर एक घोर आपत्तिजनक टिप्पणी किया कि महिलाएं जब हॉस्पिटल जाती हैं तो वो मैं दोबारा उस चीज को नहीं रिपीट कर सकता हूं जो आपने बात कही है। महिलाओं का सम्मान, नारी का सम्मान इस देश में सर्वोपरि है। मैं उस शब्द को का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कितने डॉक्टर किस धर्म के हैं, कितना हॉस्पिटल किस धर्म का चलता है, ये सभी लोग जानते हैं। आप डॉक्टरों के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। किसी महिला की जान, विश्व के सबसे बड़े पीड़ा को उठा करके किसी नए शिशु को इस दुनिया की धरती पर लाने वाली उस माँ पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। उस माँ के और उस शिशु के जान बचाने के लिए अगर ऑपरेशन ही जरूरी हो तो क्या डॉक्टर अपना कर्तव्य, अपना धर्म न निभाए? आचार्य जी, आप डॉक्टर की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने लगे। ठीक है, आचार्य जी का जवाब ले लेते हैं। आचार्य जी, आचार्य शैलेश तिवारी, मैं आप सुन पा रहे हैं? आचार्य जी से शायद संपर्क टूट गया। इनसे इसका जवाब लेंगे जो बातें अरशद रजा उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है,
इसके बारे में जिनत मैम बताएंगी, जिनत अंसारी जी, कि मैं काउंटर करना चाहता हूँ। जी जिनत अंसारी जी, अब सवाल एक ये भी है ना कि नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। आचार्य शैलेश तिवारी ने कहा कि पढ़े लिखे लोग, इसमें हम लोग भी कह रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो नेटवर्क को संभाल रहे हैं या जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उसमें ये पढ़े कर डॉक्टर, कुछ इंजीनियर सामने आए हैं, चाहे वो आतंकवादी घटनाएं हों उसमें जो लोग थे, या फिर इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं उसमें हैं। तो कहीं ये भी तो होता है ना कि कहीं ना कहीं कोई है जो कि इस तरह की मानसिकता को खत्म नहीं होने दे रहा है। पढ़ा तो रहा है, शिक्षित तो कर रहा है, लेकिन मानसिकता को खत्म नहीं होने दे रहा है। जो अभी इस पूरे मामले में सामने निकल कर आया उसमें इसका पिता ही उसमें शामिल था और वो ही इसको इसमें शामिल कराया और उसको इस धर्मांतरण के मामले में जोड़ा। जी बिल्कुल, आपने सही, मैं आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि जैसे कि ये चिंतन का विषय तो है कि अगर एक फादर ही, एक बाप ही अपने बेटे को ऐसी शिक्षा दे रहा है तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, और जो हमारे समाज में जो कहा जाता है, बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो एक माँ की गोद होती है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं माँ को भी ये सब बातें बताने का हक है कि अपने बच्चों को ये समझाए कि देखिए हर एक बेटी जो है वो तुम्हारी बहन की तरह होती है। अभी जैसे कि मान लो, अभी मैंने बीच में कोई इंटरप्ट नहीं किया था, तो आचार्य जी ने जैसे कहा है, ये देखिए कुछ चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल मैं अपने जो भाई भी बोल रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि उन्हें महिलाओं के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने पूरे ही डॉक्टरों को, पूरे ही समाज को कटघरे में कर दिया। अब उन्होंने जैसे कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी मुसलमान थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान औरतें बिना ऑपरेशन के इतने बच्चे पैदा कर रही हैं। तो कुछ चीज ऐसी होती है जो 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 कि प्रकृति के हाथ में है, जो ऊपर वाले के हाथ में है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऑपरेशन करना कि मतलब कि हिंदू बहनों का कर दिया जाता है, तो जो है इस हॉस्पिटल में है तो वो हिंदू बहनें ही, जब हिंदू डॉक्टर है जो इस तरह के काम करते हैं, सब ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेडिकल इश्यूज है। तो ऐसी बात को, जो इस तरीके की बात को जो करते हैं, मैं उनकी कठोर शब्दों में घोर निंदा करती हूँ कि आचार्य होते हुए उन्हें अपने ऐसे शब्दों का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, इस वजह से कि किस तरह से। पर फिर वो चीज है कि एक मछली है, सब पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक जो उसका रमीज है, उनके ऊपर मुसलमान का टैग लग चुका है। तो बल्कि मैं तो अपने शब्दों में कहूंगी कि मैं उसको मुसलमान नहीं कहूंगी, उनको तो सभी मुस्लिम समाज को, उनको अपने समाज से अलग कर देना चाहिए और उनको एक गलत व्यक्ति के रूप में उनको पेश किया जाना चाहिए। मुस्लिम ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम बिल्कुल गलत काम नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी मेरे रोहित भाई ने भी कहा है, मैं उनका तहे दिल से, उनका अपने शुक्र से, मैं दिल से उनका स्वागत करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कहा कि वाकई उन्होंने पैगंबर की इतने इज्जत से नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बेटियों की, बहन बेटियों की इज्जत करते थे। तो जो ये रोहित, जो सलीम जो डॉक्टर है, तो अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो मुसलमान नहीं है। और मौलानाओं को भी और सभ्य समाज को भी आगे आगे पहले तो उनके ऊपर से जो मुसलमान है उसका जो नाम का, उसके आगे जो मुस्लिम शब्द है वो हटा देना चाहिए। मुस्लिम नहीं, जो भी गलत काम करता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता, ना मुसलमान होता, किसी समाज से नहीं होता वो। तो इस तरह से ये जो लोग हैं पढ़ लिख के ये जो अपने ही कौम को बदनाम कर रहे हैं, तो वो मेरे समाज से नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता महिलाओं है। को लेकर, बच्चा पैदा करने को लेकर जो डॉक्टरों का है उसको, और पूरे मुस्लिम समाज को आपने इससे जोड़ दिया। जी हूँ कि मैं मानता हूँ कि कोई धर्म नहीं होता है किसी आतंकियों का, लेकिन हर आतंकी मुसलमान ही क्यों होता है? मैं पूछना चाह रहा हूँ प्रश्न कि हर आतंकवादी, हर आतताई मुसलमान ही क्यों होता है, चाहे वह 9/11 का हो या 26/11 का हो। लेकिन पूरा कौम तो उसमें नहीं शामिल कर सकते ना। पूरे मुस्लिम समाज की बात तो नहीं है, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही आतंकी क्यों होते हैं? हर जगह आप थूक जिहाद करो तो मुसलमान, आप मूत्र कौन जिहाद बना रहा करो तो भी मुसलमान, कौन बना रहा है? आप धर्मांतरण कराओ तो भी मुसलमान। आचार्य जी, बना कौन रहा है? या तो कहीं न कहीं मौलाना और
मौलवी लोग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं एजेंडा इस देश को तोड़ने का, इस देश में एक नया देश खड़ा करने का जिस तरह के एजेंडा तैयार हो रहा है। आज भी देखिए ओवैसी जैसा व्यक्ति जो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, आज भी वह सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। आज भी वह बोलते हैं कि राम मंदिर जहाँ है, एक दिन ऐसा समय आएगा कि वहाँ मस्जिद बनाएंगे, हमारा आने वाला पीढ़ी मस्जिद बनाएगा। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों को न तो भारत की कानून पर विश्वास है, न दंड संहिता पर विश्वास है, न तो सरकार पर विश्वास है, न पर भारत की ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास है, किसी पर विश्वास नहीं है। उनको सिर्फ इस्लाम पर विश्वास है और उनको कुरान पर विश्वास है और उनको हदीस पर विश्वास है। व्यवस्था इसमें कहीं से दोषी है भी व्यवस्था कहीं दोषी नहीं है। देश तो चल ही रहा है, क्या व्यवस्था आप बताइए ना कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों मुसलमानों के घर पर क्या व्यवस्था नहीं दिया? नल जल दिया, धन जल दिया, सुरक्षा दिया, शिक्षा दिया, लैपटॉप लोगों को बांट रहे हैं। क्या उसमें हिंदू मुसलमान पूछ रहे हैं? लेकिन आखिर क्यों ही मुसलमान ही क्यों आतंकी निकलता है? बम मुसलमान ही क्यों फोड़ रहा है? मस्जिदों से ही AK-47 क्यों निकल रहे हैं? इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। रोहित जी, ये सारी बातों का आप जवाब तो देंगे जरूर, इन लोगों के बारे में जो भी चर्चा हुई है उसके बारे में बताएंगे, बोलेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कि एक के बाद एक इस तरह के नेटवर्क सामने आ रहे हैं और नेटवर्क का खुलासा तब हो रहा है जब कोई शिकायत दर्ज करा रहा है और फिर उसके बाद जोड़ा जा रहा है कि PFI से इसका कनेक्शन है तो वहां से इसका कनेक्शन है। कहीं ना कहीं हमारी जो जांच एजेंसीज हैं वो वहां तक खुद नहीं पहुंच पा रही हैं। रोहित जी, देखिए आनंद जी, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, मैं आज इस पर राजनीतिक चर्चा करना नहीं चाहता था, परंतु चूंकि अरशद भाई ने छेड़ा है तो मुझे लगता है इनको जवाब दे ही दिया जाए। आपने अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया, हमें सिर्फ अब्दुल कलाम साहब नहीं, मौलाना अबुल कलाम साहब, बेगम हजरत महल, खान अब्दुल गफ्फार खान, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, APJ अब्दुल कलाम, सलीम अली, मेजर उस्मान, ठीक है, और आपके मीर अब्दुल हमीद, इन सब पे गर्व है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब APJ अब्दुल कलाम साहब को दोबारा राष्ट्रपति बनाने का नंबर आया था और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था यदि मेरा विरोध नहीं किया जाएगा तो मैं दोबारा राष्ट्रपति बनने को तैयार हूं, काय के लिए विरोध किया था? बना देते। यानी आपको गर्व नहीं था ना, आपकी पार्टी को गर्व नहीं था ना, आप तो यहाँ बैठ के कसीदे पढ़ रहे हैं, आपकी पार्टी को तो गर्व नहीं रहा होगा, तभी उन्होंने ये किया। अब आते हैं, आपने कहा बेटियों की बहुत रिस्पेक्ट आप करते हैं, बेटियों को हक की आप बात कर रहे हैं। शाहबानो का मामला याद है ना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपने बदल दिया था 1985 में, और जिसके खिलाफ 1986 में आप मुस्लिम अधिनियम एक्ट लिए आए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। देखिए मुझे बहुत पीड़ा होती है कि आप लोग जब अच्छा बताने की बारी होती है अरशद भाई तो गपागप बताने लग जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो इतिहास छुपा होता है ना, और मेरे साथ दिक्कत ये आनंद भाई देखते हैं कि जब आदमी पीछे की चीजें कोसता है तो मैं मजबूर हो जाता हूँ उसको आईना दिखाने के लिए। ऐसी कोई चीज जो इतिहास में आपने कुकृत्य किया हो उसके अच्छाई का नाम मत लीजिए। ये आपने किया, और मैं फिर कह रहा हूँ, आज का विषय बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, आज का विषय विचार का है, चर्चा से ज्यादा चिंतन का है कि कहाँ जा रहा है हमारा समाज, कहाँ ले जा रहे हैं हम बच्चों को। मैं तो फिर कह रहा हूँ भाई, आप मेरा प्रोफाइल उठा के देखिए, मुझे कहा जाता है कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ, मैं उनकी शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, मैं उनके इलाज पे काम कर रहा हूँ, मैं उनके जो आर्थिक स्थिति है उस पे काम कर रहा हूँ। मुझे बताइए एक भी नेता आप जिसने आपके पार्टी का कहा हो कि मुस्लिमों को शिक्षित होना चाहिए, बताइए मुझे, है कोई? सिर्फ अच्छा नाम गिना देने से कि अब्दुल कलाम साहब पर गर्व है, मैंने तो आपको इतने नाम गिना दिए। और मुझे बताइए, आप में से कोई गया भी अब्दुल हमीद जी के यहाँ? कोई गया शहनाई वादक जो हमारे, जिन्होंने लाल किले में पहली स्वतंत्रता दिवस में शहनाई बजाई थी, बिस्मिल्लाह खान साहब गए? भारत रत्न हमारी सरकार में मिला। आपकी सरकार में तो आपके प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए
खुद को भारत रत्न दे दिया था बांग्लादेश के युद्ध के लिए। तो ये है आईना आपकी पार्टी का। तो कम से कम मुझे ऐसे विषयों पे मत छेड़ा करिए। अभी तक चर्चा मुझे लगता है जीनत जी अच्छी ये कर रही संगठित थी। साजिश आप मानते आप हैं भी रोहित थोड़े जी? हद तक कहीं ना कहीं सही थे, लेकिन ये करके आपने डिरेल कर दिया। बिल्कुल है, बिल्कुल है, 100% है। और वो सारी ताकतें जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो कहीं ना कहीं इस देश के दो फाड़ करना चाहते हैं, एक तो इनकी पार्टी ने कर दिया था 1947 में, और अब जो वो ताकतें जो एक्चुअली इन कौम के बीच में दूरियां लाना चाहती हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या हिंदू लड़के मुस्लिम बेटियों से शादी नहीं करते? करते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि आप गर्व से सम्मान के साथ हकीकत बता करके अगर बेटियों को बहू बना करके ला रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एजेंडे के तहत, दूषित मानसिकता के तहत। मुझे बताइए, एक भी मुस्लिम बेटी ने कहा कि मुझसे धर्म छुपा के शादी करी गई, मुझे मेरा धर्म मजबूर करने कहा गया बदलने के लिए? ऐसा देखा आपने? और मैं हमेशा कहता हूं, आपने देखा होगा मीडिया में एक शब्द बहुत चलता, लव जिहाद। मैंने हमेशा इसका विरोध किया, मैंने हमेशा इसका विरोध किया। जहां लव है वहां जिहाद नहीं हो सकता, और जहां जिहाद है वहां लव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम बहुत पाक चीज है, बहुत पवित्र चीज है, जिसको जिहाद से नहीं जोड़ा जा सकता। ये दूषित मानसिकता है जो आप अपनी आइडेंटिटी छुपा करके बेटियों को लाते हैं, पप्पू, गुड्डू, बबलू ऐसे नाम रख करके बेटियों को अपनी सही आइडेंटिटी नहीं बताते हैं। मैंने पकड़ा आधार कार्ड, जिस व्यक्ति का नाम मुस्लिम था, गुड्डू करके नाम बना रखा था, और यही आइडेंटिटी से वो चलता था। ये मानसिकता दूषित है, ये चिंता का विषय है आनंद जी। और मुझे लगता है इस चिंता पे हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए और इस पर ज्यादा कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, अरशद रजा जी, हाँ बताइए। अभी हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोहित सक्सेना जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं इतिहास के पन्नों से इतर में वर्तमान की बात करना चाहता हूँ। उन्नाव की धरती पर आपके ही पार्टी के एक विधायक जी हैं, एक दलित बेटी के साथ क्या हुआ, और दलित बेटी इंडिया गेट पर जाकर के बैठी, और राहुल गांधी जी ने अपना दरवाजा खोला और उनको बुलाया, तब जाकर के उस बेटी को कोर्ट से न्याय मिला। जब ये मामला तूल पकड़ा, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी जी के साथ क्या हुआ, क्या आप न्याय दे पा रहे हैं? दिल पर हाथ रख के बताइएगा। अभी मेरठ में सरधना विधानसभा के कपसाड़ा में एक दलित बेटी को उठा लिया गया, उसकी मां के सिर पर फरसे से प्रहार किया गया और वो ऑन स्पॉट डेथ कर गई हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। इसका जवाब आपके पास नहीं है महोदय। ये उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में सबसे नंबर 1 पर आ रहा है। एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, आप एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं इन सब चीजों पे राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम तो लिया, अब आप कह रहे हैं मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा। मैं बीच में बोला नहीं था डॉक्टर साहब, डॉक्टर रोहित साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे बोलने देंगे। आप इतिहास में इसलिए नहीं जाना चाहेंगे आप मुझे बोलने देंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ, ऐसा उम्मीद करता हूँ। नहीं जाना चाहेंगे, मुझे पता है आपको लगा आप अच्छी बातें करके निकल जाएंगे। कलाम साहब का हमें गर्व है, डॉक्टर साहब बोलने देंगे। लोकतंत्र का से कहता हूं उन पर गर्व है। लोकतंत्र में भरोसा है या नहीं आपको? आप सोचिए, लोकतंत्र में भरोसा है या नहीं आपको? ना, आपने गलत नहीं, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। हमें गर्व है, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। आज भी इस्लाम में मैंने आपके बीच में बोला है, बिल्किस बानों पर बोल पाएंगे आप? उस समय कितनी बिल्किस बानों पर बोल पाएंगे नहीं होगी। हमें गर्व है, बिल्किस बानों पर बोल पाएंगे? हमें गर्व होता अगर आपके लोग जो मस्जिद बनाने जा रहे हैं उनका नाम कलाम साहब पे रखते, तो आप बेगम महल के नाम पे रखते। लेकिन आप लोगों को बाबर ने गोद ले लिया था ना, इसलिए विरोध नहीं किया आप लोगों ने। यही समस्या है। कराइए, मुझे बोलने दीजिए। समस्या है, दिल से बोलता नहीं, मैंने आपको आईना दिखाया तो आपने साथ कह दिया मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। इतिहास में कैसे चले जाइए? बिल्किस बानों पर बोल पाएंगे? क्या बिल्किस बानों पर बोल पाएंगे आप डॉक्टर साहब? भाई अरे गजब बात करते बोल हैं पाएंगे आप। बिल्किस बानों मैंने पर? आपको बोला ना, मुझे बताइए। अभी तो आपने कलाम साहब का नाम, मैंने तो आपको इतने नाम गिना दिए। अभी बहनों की बात आई है, हमारी सम्मानित बहनों की बात हो रही है। ठीक है, डॉक्टर जीनत अंसारी, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे समाज को? किसी मुस्लिम मंत्री को रखा हो अपने मंत्रिमंडल में? कोई जो है केंद्र की सरकार ने किसी मुस्लिम मंत्रिमंडल में, किसी मुस्लिम मंत्री अपने मंत्रिमंडल में? अर्शद जी, रोहित जी, आप बता दीजिए। हाँ ठीक है, डॉक्टर जीनत अंसारी, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे समाज को इंडिया वॉइस के जरिए? समाज को सिर्फ
मैं समाज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे रोहित भाई ने जो बात की अभी तक, वो वाकई बहुत अच्छी बात की थी। और फख्र से सीना जब चौड़ा हो जाता है हम लोगों का, बहनों का, कि जब ऐसे भाई, हिंदू समाज से भाई, सनातनी भाई आकर के और ये कहते हैं कि मैं मुसलमान का नेता हूँ, और फिर उसी दौरान में अशर जैसे मेरे भाई आकर के वो डिबेट को कहीं और मोड़ देते हैं। जबकि ये चिंतन का विषय है, ये मेरे समाज का विषय है, ये हम लोगों के लिए एक बहन बेटियों का, मेरी जैसी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल का विषय है कि उससे बात करनी चाहिए थी, ना कि इसे पॉलिटिकल बनाना चाहिए था। इसके अंदर यही है कि अगर कोई ऐसा गलत काम कर रहा है तो सब एकजुट होकर के, ना कि उसमें हिंदू हो ना मुसलमान हो, एक आवाज में जो गलत कर रहा है उसके लिए सब एक होकर के और उसके खिलाफ आवाज उठाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा। आचार्य जी, देखिए, आज मुस्लिम समाज के लोगों को सोचने की जरूरत है। जो गलत है उसे गलत सिद्ध करें। मुस्लिम समाज के लोग अगर गलत को गलत नहीं सिद्ध करेंगे, गलत को आम जनमानस के बीच उजागर नहीं करेंगे, तो पूरे हिंदू समाज जो है और मुस्लिम समाज दोनों के बीच जो खाई धीरे धीरे बढ़ रही है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है, मान लीजिए दिल्ली में जो घटना घटी लाल किले के पास, उसमें जो पकड़े गए हैं उसको मौलाना, मौलवी, मुस्लिम समाज सब लोग उसका विरोध करें, उसको समाज से बाइकआउट करें, तब जो है हिंदू मुस्लिम के बीच आपको लगता है ना डॉक्टर जीनत अंसारी जैसे लोगों को और सामने आना चाहिए जो खुलकर इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं? बिल्कुल आना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रोहित जी, आपका बहुत धन्यवाद। अरशद रजा साहब, धन्यवाद आपका। डॉक्टर जीनत अंसारी और आचार्य शैलेश तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम एक चर्चा कर रहे थे, चर्चा धर्मांतरण को लेकर कि ये संगठित साजिश है, और अगर संगठित साजिश है तो इसके नेटवर्क को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए देश के, समाज के सभी लोगों को आगे आना होगा, अपने धर्म, अपने समाज से, अपने संप्रदाय से आगे बढ़कर। आज चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।